नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। रेवाड़ी के माजरा गांव में पीएम मोदी ने एम्स का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही 9,750 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और साथ ही सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। प्रदेश को परियोजनाओं का तोहफा देने के बाद पीएम ने मंच से जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि रेवाड़ी से उनका पुराना नाता है, रेवाड़ी के लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। इसी के साथ में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 के पार का आशीर्वाद मिलेगा। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी मंच से संबोधित किया और कहा कि इस एम्स के बनने से हरियाणा को ही नहीं बल्कि राजस्थान के लोगों को भी काफी लाभ मिलेगा। वर्षों में भारत 11वें नंबर से ऊपर उठकर 5वें नंबर की आर्थिक महाशक्ति बना, ये भी आपके आशीर्वाद से हुआ। और अब मुझे अपने तीसरे टर्म में आने वाले सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय, राव इंद्रजीत सिंह जी केंद्रीय मंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, सम्मानित मंच, उपस्थित हरियाणा के इन 4 जिलों से दक्षिण हरियाणा विशेष तौर पर हजारों की संख्या में आज जनसमूह, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आप हमारे बीच में आए हैं, एक विशेष ये अवसर है। इससे पहले भी जब आप आए, हमारा मार्गदर्शन आपने किया, हमको अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन आज का अवसर मैं कहूंगा ये और भी ज्यादा व्यवहारिक और विशेष एक प्रकार का महत्व रखता है, क्योंकि आज लगभग 10 साल पहले 2013 में जब आप प्रधानमंत्री अभी नहीं बने थे, जैसा राव साहब ने बताया, आप मुख्यमंत्री गुजरात के थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता आपको देख रही थी। उस यात्रा का श्री गणेश आपने रेवाड़ी से किया था 15 सितंबर 2013 को। आगे बढ़ रहे हैं, अब और ज्यादा संकल्प पक्का हुआ है कि उस प्राण प्रतिष्ठा से हमारे नेतृत्व की प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ी है। और जो और अच्छी बात हुई, अभी कल ही अबू धाबी में आपने जो मंदिर का जाकर के वहां उद्घाटन किया, और जिस प्रकार विदेशों में भी, कतर में भी ऐसे मंदिरों का जो उद्घाटन, ये भी दुनिया के इतिहास के अंदर एक नई बात जो हो रही है। उसी कड़ी के अंदर भले छोटा वो पग हो, लेकिन महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण की धरती, महाभारत के काल को हम याद रखते हैं, उनके इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन उसका प्रत्यक्ष कोई ऐसा केंद्र जिसका अनुभव आज किया जा सकता है, तो लगभग 250 करोड़ से लेकर यानी इससे भी ज्यादा राशि का एक अनुभव केंद्र वो बनाया गया है। उसका भी आज उद्घाटन आप करेंगे, तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर देश की है, वो निश्चित रूप से इसमें 4 चांद लगेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि देश की इस प्रगति में हरियाणा का अपना योगदान है। आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जब कभी हम कोई अच्छे काम करते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उनका उल्लेख करके आप हमारी पीठ थपथपाते हैं। और इस कारण से हरियाणा भी आपके बताए मार्गदर्शन में दिन दुगनी रात चौगनी करने, आगे बढ़त लगाने में, उसकी प्रगति करने में लगा है। और विश्वास दिलाता हूं, जो आपकी हरियाणा से अपेक्षाएं हैं उसको हम पूरा करेंगे।
अपना देश दुनिया में एक विशेष स्थान प्राप्त करे, 5वीं शक्ति से हम तीसरी शक्ति, आर्थिक शक्ति दुनिया में बन जाए, दुनिया के अंदर भारतवर्ष को विश्व गुरु कैसे कहलाया जाए, इसमें जो भूमिका है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप हरियाणा से जो अपेक्षा करते हैं उसको पूरा करेंगे। आज इस अवसर पर मैं हरियाणा की 2,80,00,000 जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो वहीं जुलाना कस्बे के KPM राजकीय मॉडल सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विकसित भारत विकसित हरियाणा के तहत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जुलाना के विधायक अमरजीत ढन्ना ने शिरकत की है और कार्यक्रम में 20 लोगों को बुढ़ापा पेंशन और 5 दिव्यांगों को पेंशन का प्रमाण पत्र भी दिया गया। कार्यक्रम में आए हुए लोगों को स्कूल में बड़ी स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री द्वारा रेवाड़ी में किया गया एम्स का शिलान्यास कार्यक्रम लाइव दिखाया गया। लोगों को संबोधित करते हुए विधायक अमरजीत ढांडा ने भी कहा कि विकसित भारत विकसित हरियाणा के तहत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को अनेकों सौगातें भी देने का काम किया है। रेवाड़ी में बनने वाले एम्स में आमजन को काफी लाभ होगा। मान और सम्मान के योग मेरे आदरणीय मेरे गुरु सत्यवान जी और आपके तहसीलदार प्रतीक जी, ये सभी नाम को आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र उद्घाटन करेंगे, जिनमें सड़कों के भी हैं, उसके भी हैं, रेलवे के भी हैं, ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज। आज आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज हरियाणा प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात दी है। जहाँ मेट्रो की बात हो, इधर रेलवे की बात हो, या एम्स की बात हो, या सड़कों की बात हो, मैं प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज पर यहाँ पर सभी विधानसभा में सभी सब डिवीजन पर ऑनलाइन करके सभी संज्ञान में उठाया। जैसे पेंशन योजना थी ऑटोमेटिक, पहले तो लोग चक्कर काटते रहा करते दफ्तरों में, अगर बैठे बैठे पेंशन बनने लग रही है, तो इस बात का मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश को 9,750 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। इस उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जहां पर वर्चुअल माध्यम से सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना है। इस मौके पर आपको बताते चले कि फरीदाबाद के NIT विधानसभा में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पथला से विधायक नैनपाल रावत ने शिरकत की। वहीं विधायक नैनपाल रावत ने भी बताया कि पीएम मोदी की हरियाणा को बड़ी सौगात दी है, जहां पर रेवाड़ी में एम्स अस्पताल का उद्घाटन किया गया, तो वहीं गुरुग्राम में रेल परियोजनाओं की सौगात भी मिली है। कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश को लगभग 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन ये करने के लिए माननीय मोदी जी स्वयं रेवाड़ी में आए हुए हैं और हमारे जैसे साथियों की भी जगह जगह पूरे हरियाणा में ड्यूटी लगी। आज मुझे भी डब्बो मंडी में आने का NIT विधानसभा में मौका मिला और हमने सभी भाजपा के साथियों के साथ आज पूरा प्रोग्राम भी हमने देखा है और हमने लोगों को बधाई दी है कि इस देश का भला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे, जिनको मैं अवतार के रूप में इस देश के लिए मानता हूं, और इस प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, यही इस देश और प्रदेश का भला कर सकते हैं। आपने देखा होगा आजादी से अब तक ज्यादा से ज्यादा समय कांग्रेस ने राज किया। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाने की मांग कर रहे किसान अंबाला के पास में लगते शंभू टोल प्लाजा पर डटे हुए हैं। दूसरी तरफ भारी पुलिस बल भी तैनात है। बॉर्डर पूरी तरह से सील किया गया है। आसपास के इलाकों में पूरी तरह से बैरिकेड्स किए गए हैं ताकि किसान किसी भी रास्ते से दिल्ली ना जा सकें। तो वहीं ये दुखद खबर सामने आई, जहां पर टोल प्लाजा पर घग्गर नदी के पास में लगे नाके पर तैनात GRP जवान की आज सुबह मौत हो गई है। जवान, आपको बता दें कि समलखा चौकी पानीपत में तैनात था और चुलकाना गांव का रहने वाला था। आपको बता दें कि मौत के कारणों की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार आंसू गैस की वजह से दम घुटने से जवान का निधन हो गया है। 13 को गग्गरपुर पे किसान आंदोलन समूह जुटा था ट्रक के ऊपर और उसके शाम से उसको
पेट की शिकायत हुई और वहीं पे वो पेट हो गया को लेके सिविल अस्पताल अम्बाला कैंटीन में एडमिट किया था, जिसकी आज सवेरे प्रातः मौत हो गई। उसका नाम निराल था। अनोख सेक्टर नंबर 1 यात्री पोस्टिंग है तो किस बार का वह रहने वाले पांच के हैं और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और परिवार के जन सौंपी गई। भिवानी के रोहतक रोड बामला टोल प्लाजा पर किसान आंदोलन बेअसर रहा है। आपको बता दें कि गांव बामला में एक किसान भी टोल प्लाजा पर नहीं पहुंचा, लेकिन पुलिस बल वहां पर मौजूद रहा, जिससे टोल प्लाजा सुचारू रूप से चल रहा है। गाड़ियों का टोल काटा भी जा रहा था। और वहीं भिवानी के दादरी रोड पर भी स्थित कितलाना टोल को करीबन 1 घंटे फ्री कर रखा है। आपको बता दें कि बामला टोल मैनेजर कुलदीप सोगन ने भी कहा कि 16 फरवरी को भारत बंद के आह्वान पर भिवानी जिला में कई किसान और कर्मचारी संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शन किए और भिवानी जिला में स्थित बामला टोल और कितलाना टोल प्लाजा को बंद किए जाने की बात कही गई। परंतु भिवानी का बामला टोल प्लाजा पर प्रदर्शन करने के बजाय किसान संगठनों ने भिवानी जिला के गांव बामला के एक बस स्टैंड पर सांकेतिक जाम कुछ मिनटों के लिए लगाया। इस दौरान टोल पर कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और राहगीरों के टोल काटे जा रहे थे। ऐसे में भिवानी रोहतक मार्ग पर स्थित टोल प्लाजा खुला रहा। सुचारू रूप से चल रहा है। बामड़ा में 10 मिनट के लिए 10-15 महिलाएं 5-4 पुरुष एक बार आए थे, अपना विरोध प्रदर्शन करके 10 मिनट के अंदर सुचारू रूप से रोड चल रहा है। टोल के ऊपर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। तो क्या माना जा सकता है कहीं ना कहीं ये किसान इकट्ठे नहीं हो पाए? इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं तो टोल सुचारू रूप से चल रहा है, टोल पर नियंत्रण ठीक ठाक है। नहीं, यहाँ तो बाकी ट्रैफिक तो हुआ है, ट्रैफिक तो बिल्कुल डाउन था, ट्रैफिक था नहीं। पीछे बामड़ा में जरूर प्रदर्शन कर रखा था लोगों ने, वहाँ पे लेडीज भी थे, जेंट्स भी थे। बामड़ा गांव में ट्रैफिक को बंद कर रखा था, लेकिन टोल पे कोई किसान वगैरह आए नहीं है। अपने पुलिस प्रशासन बैठा है, पूरी सुविधा है, ऊपर से एसपी साहब ने भेज रखा है इनको। बाकी टोल पे अपने पास कोई ऐसा कोई आया नहीं है, ना कोई किसान आया है, ना कोई अपने किसी को ये बोले कि कोई धमकी आई है, ऐसा कुछ नहीं है अपने पास। सुचारू रूप से चला? हाँ, टोल चल रहा है अपना, टोल की तरफ से अपनी कोई वो नहीं हुआ है। हाँ, ट्रैफिक का तो पता ही है, पीछे से रोड ही बंद हो रखे तो ट्रैफिक कम ही हो रखा है। केंद्र सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच में एमएसपी गारंटी कानून को लेकर तीसरे दौर की बातचीत सकारात्मक बताई गई है। लोहे के बैरिकेड्स और उनके ऊपर कटीले तार लगाकर सीमेंटेड बैरिकेड के बीच में लगा दिया गया। आपको बता दें कि टिकरी बॉर्डर से पहले हरियाणा पुलिस का सुरक्षा घेरा अब 6 से 8 लेयर का हो गया है। पुलिस की इन तैयारियों को देखते हुए लगता है कि अगर किसानों के साथ में सरकार का समझौता नहीं होता तो फिलहाल टिकरी बॉर्डर पर माहौल शांत है। हालांकि लोग पुलिस की सुरक्षा के दीवारों के कारण बंद रास्तों से परेशान जरूर हैं। इंद्री में सभी संगठन के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शहर में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि कर्मचारी नेताओं ने भी कहा कि शंभू बॉर्डर बैठे किसानों की मांगों को सरकार ने तुरंत मान लेना चाहिए। सभी कर्मचारी किसानों को अपना समर्थन देते हैं। आज जो भारत बंद का ऐलान किया गया था, सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को जल्द नहीं माना तो सभी संगठन के कर्मचारी बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि 13 फरवरी से किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, सरकार ने उनकी मांगों को तुरंत मान लेना चाहिए, नहीं तो सभी संगठन के कर्मचारी भी किसानों को अपना समर्थन देने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी सरकार के चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। मैं नरेश कुमार, सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक कैशियर इंद्री और यूनिट नंबर 1 प्रधान करनाल ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन कर्मचारी यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज का ये जो हड़ताल का प्रोग्राम है, ये सीधी हड़ताल पे कर्मचारियों को जाने के लिए सरकार ने मजबूर किया है। लगातार धरने, प्रदर्शन और नोटिस सरकार को दिए गए हड़ताल करने से पहले। हम भी नहीं चाहते कि हड़ताल की वजह से या किसी भी आमजन को असुविधा हो, पर सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है, क्योंकि हमारे धरने प्रदर्शन के बाद, रैलियों के बाद भी सरकार ने आज तक भी किसी भी कर्मचारी संगठन को बुलाकर बातचीत के माध्यम से समाधान करने की कोशिश नहीं की है। इसलिए कर्मचारियों में रोष है और आने वाले समय में अगर सरकार नहीं चेती तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कर्मचारी सत्ता से बाहर करने का काम भी कर सकते हैं।
मेरा नाम नवयोग सिंह, ब्लॉक प्रधान स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी यूनियन इंद्री, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। जो आज की हड़ताल है, पूरे ऑल इंडिया राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इसमें विभिन्न यूनियनों ने सहयोग दिया है हड़ताल को कामयाब करने के लिए, और ये हड़ताल करना कोई हमारा पेशा नहीं है। इससे पहले हम अपने जो स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी HKRNL के अंतर्गत आते हैं, हरियाणा कौशल रोजगार के अंतर्गत, चिट्ठी के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से सरकार को कई बार चेताया है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, जो हमारी जायज मांगे हैं उनको माना जाए, जैसे कि वेलफेयर फंड, ESI कार्ड जो हमें मिलना चाहिए, कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु पे उसका जो भी हर्जाना है वो मिलना चाहिए। ऐसी कई प्रकार की हमारी मांग है। कौशल रोजगार को भंग करके जो भारत बंद को लेके जो किसानों का जो आह्वान था, इसमें जो किसान नेता थे उन्होंने शांतिपूर्वक जो है यहाँ पे प्रदर्शन किया है। इसमें पुलिस की जो है वो हमारी प्रेजेंस यहाँ पे रही है। स्मूथली जो है इन्होंने अपना प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन करके ये अपने चले गए हैं। ना ही कोई यहाँ पे रोड बाधित हुआ है, ना ही वो प्रॉपर जो है शांति से इन्होंने करके चले गए। सर, पुलिस की कितनी टुकड़ी लगाई है सर? यहाँ पे 2 हमारे SHO थे, मैं था, और हमारी एक रिजर्व जो थी वो। अच्छा, एक शांति प्रिय हमला, कोई धरना की बात नहीं थी, एक बस छोटी सी कॉल थी कि भाई वहाँ शांति तौर पे बैठ के भारत बंद की लोगों से अपील करेंगे हम, और वो अपील करी। उसका हमें थोड़ा लगा भी कि भाई हाँ SKM के आदेश के अनुसार वो भारत बंद का थोड़ा दिखा भी है। और आपके माध्यम से मेरे जितने भी साथी यहाँ खड़े हैं, इनसे भी मेरे हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से। देश भर में ट्रेड यूनियन के आह्वान पर भारत बंद का ऐलान किया गया, जिसका समर्थन हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ ने भी किया है। आज सुबह से ही कैथल बस स्टैंड पर जो है वो चक्का जाम कर दिया गया। बस स्टैंड के मेन गेट पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बताते चलें कि आज दिन भर भारत बंद का आह्वान किया गया था और लगातार यात्रियों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। साथ ही आपको बताते चलें कि आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि ट्रेड यूनियन के आह्वान पर भारत बंद भी किया गया, जिसको लेकर लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यात्रियों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन लगातार जारी है, जिसको लेकर पूरे दिन भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर यात्रियों में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई जगह पर उन्हें नहीं पता था कि बस चल रही है या फिर नहीं। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर भारत बंद का आह्वान भी किया गया है। भारत बंद ये है, किसानों की, मजदूरों की, छात्रों की, कर्मचारियों की बहुत सारी मांगे हैं। सरकार ने बहुत बार वार्ता की, वार्ता में बातें मान भी लेती है कि मांगे सही हैं, लेकिन धरातल पर पूरी तरह से लागू नहीं करती। इसलिए पहले जो आंदोलन किसानों का हुआ था, MSP की गारंटी या कर्मचारियों के रोजगार के लिए, स्थायी रोजगार के लिए, पुरानी पेंशन की बहाली है जैसे पक्के रोजगारों के लिए, लेकिन सरकार ने उनको मान तो लिया, लेकिन पूरी रूप से धरातल पर लागू नहीं किया। इसलिए कर्मचारियों में और किसानों में पूर्ण रूप से गुस्सा है, इसलिए भारत बंद है। आज जो है पूरे भारत के अंदर किसान संगठन, मजदूर संगठन और कर्मचारी संगठनों के आह्वान के ऊपर पूरा भारत बंद है। उस बंद के अंदर हरियाणा रोडवेज जो साझा मोर्चा है, उसके आह्वान पर हरियाणा रोडवेज भी बंद है। लेकिन हमारी भी कुछ मांगे हैं और कुछ पूरे देश की मांगे हैं, जिसमें किसानों की मांग है C2 प्लस 50% जो है लेने की बात है, और उसके बाद जो है कर्जे माफी की जो बात है, वो सारी मांगे, या 750 किसान जो एक्सपायर हुए थे उनको शहीद का दर्जा देने की बात है। कृष्ण किछाणा साझा मोर्चा वरिष्ठ सदस्य है। हमारी कोई पर्सनल मांग नहीं है इसमें कर्मचारियों की, ये जनहित के लिए ये आंदोलन दिया है। ये मोदी सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। इसमें हमारे जो युवा बच्चे हैं, इनका भविष्य अंधकार में डाल दिया इस सरकार ने, और जो इनकी कर्म। दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन हुआ और इस
विश्व पुस्तक मेले में अलग अलग लेखकों ने आपको बता दें कि शिरकत की और वहीं पर रोम रोम में राम पुस्तक की संपादक किरण चोपड़ा ने भी शिरकत की है, जिन्होंने बुक का विमोचन किया और पुस्तक के बारे में जानकारी दी है। पुस्तक में भगवान श्री राम के बारे में लिखा गया, साथ ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के पीछे संघर्ष के बारे में भी बताया गया। साथ ही इस पुस्तक में युवाओं के लिए भी संदेश दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जो एक लेखक लेखिका हैं और साथ ही बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तो हमारे साथ किरण चोपड़ा जी मौजूद हैं जिन्होंने रोम रोम में राम पुस्तिका की संपादक हैं। मैम, आपने ये जो रोम रोम में राम पुस्तिका लिखी है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ये पुस्तक सिर्फ मेरी लेखनी नहीं है, इसमें मेरे स्वर्गीय पति अश्विनी कुमार जी की मेन लेखनी है। इसमें उन्होंने 2010 में रोम रोम में राम एक श्रृंखला लिखी थी। उसके बाद मेरे बेटे के आर्टिकल हैं, मेरे आर्टिकल हैं, क्योंकि हमारा सारा परिवार राम में है, राम की भक्ति में लीन है। और उसके बाद कुछ लेखक देश के प्रबुद्ध लेखक हैं जो इसमें उनके भी आर्टिकल्स हैं। तो जब हमारा राम मंदिर बन रहा था, समर्पण निधि चाहिए थी, तो बहुत से जर्नलिस्ट मेरे पास आए कि हम चाहते हैं कि हमारे आर्टिकल पंजाब केसरी में प्रिंट हो। तो मैंने उनको कहा कि आइए, आपके लिए ये प्लेटफॉर्म आपका वेलकम करता है। तो उनके भी सभी के आर्टिकल लेकर इस बुक को कंपाइल किया गया है। इसमें सभी की राम में की भावना है, राम की भक्ति है, राम की शक्ति है, राम का आधार है, राम की संस्कृति है, राम की मर्यादा है। इस बुक में इतिहास है कि राम मंदिर को बनाने में कितने सालों संघर्ष करना पड़ा, कितने लोगों का बलिदान हुआ, कितने लोगों ने त्याग किया। इस बुक में सरल भाषा में, इस पुस्तक में आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। मैम, जो इस पुस्तक में अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर जो बना है, राम मंदिर के संघर्ष के बारे में, इसके बारे में भी क्या कुछ हमें पढ़ने को मिलेगा इस पुस्तक में? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। शुरू से लेकर अंत तक, राम मंदिर के बनने तक आपको इतिहास मिलेगा जो शायद कहीं और नहीं मिलेगा। मैम, इस पुस्तक के जरिए युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम से मर्यादा सीखें, संस्कार सीखें, समरसता सीखें, संस्कार सीखें। सब कुछ राम नाम में एक सब कुछ इसमें है। राम के नाम में ये एक मणिदीप है जिसके जपने से, जिसको नाम लेने से ही सब आपकी जिंदगी के अंधेरे मिट जाते हैं। और राम के बिना अक्षरमाला भी हमारी अधूरी है। तो मैं चाहती हूँ राम का इतिहास जाने, राम की आस्था को जाने, राम जैसे राजा बनने की कोशिश करें, राम जैसे पति बनने की कोशिश करें, राम जैसे संस्कार लाए, राम जैसे भाई बने, राम जैसे बेटे बने। आज के युवा युवतियां राम जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यही मेरी युवकों को, युवतियों को प्रार्थना है कि अपने देश के संस्कारों को जीवित रखें। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ किरण चोपड़ा जो रोम रोम में राम पुस्तक के संपादक है। तो इन्होंने हमें पुस्तक के बारे में विस्तार से जानकारी दी, बताया कि इस पुस्तक में क्या कुछ आप जानकारी ले सकते हैं। तो कैमरामैन सचिन के साथ मैं सोनिया चौहान। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।